नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वीकेसी विशु। आज जो है हम लेसन 2 का जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी उसके हम कुछ एमसीक्यूज लेके आए हैं और एमसीक्यूज हम करेंगे। इसके अलावा हम चैप्टर 3 की जो है थ्योरी भी करेंगे और उसके एमसीक्यूज भी करेंगे। दोस्तों, जिसने लास्ट वीडियो के कुछ एमसीक्यूज जो थे वो अगर आपने किए होंगे तो आप जो है इस इस वीडियो के जो एमसीक्यूज हैं वो भी आसानी से कर सकेंगे। और अगर आपने लेसन 2 की थ्योरी की वीडियो अगर देखी होगी तो ये आपके लिए एक तरीके से बहुत ही आसान सा एमसीक्यूज होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करके। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन बटन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है अंतर्संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, क्योंकि ये कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है तो ये निरंतरता का सिद्धांत में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, मानव व्यवहार, मानव सिद्धांतों, शैक्षिक सिद्धांतों या व्यक्तिगत भिन्नताओं का? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है मानव व्यवहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि उसके डैश की जानकारी शिक्षक को हो। मित्र, व्यवहार, ज्ञान या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी तो इसका जवाब आपने सोचा है तो जल्दी से हमें कमेंट करके बताएं। इसका वैसे सही जवाब है व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आंशिक पुनर्बलन ऑप्शन एक पशुओं को प्रशिक्षित करने के लिए होता है। ऑप्शन दो सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। ऑप्शन थ्री वास्तविक कक्ष में संबंधित होता है। या ऑप्शन चार सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है वो आपकी लास्ट वीडियो में भी रिपीट हो रहा है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका सही जवाब है ऑप्शन फोर, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है आंशिक पुनर्बलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन एक विकास परिपक्वन व अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम है। ऑप्शन दो सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। ऑप्शन तीन सभी विकास व अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। या ऑप्शन चार विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कौन सा सिद्धांत नहीं है, अगर इसका जवाब अगर आपको नहीं पता है तो आप इसमें तुक्का लगाने का जो हमारा एक आइडिया है कि आप कैसे तुक्का लगा सकते हैं। तो अगर आपको ये नहीं पता है कि कौन सा सिद्धांत नहीं है तो आप ये देख लीजिए कौन कौन सा इसका जवाब सही लग रहा है आपको। सही का मतलब है कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है। तो विकास परिपक्वन व अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम है, ये भी सही है। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। सभी विकास व अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, गलत है। और विकास के सभी क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, हमारे पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन जो है वो सही है, यानी वो बाल विकास का सिद्धांत है। और जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो है बाल विकास का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि कोई भी विकास जो है वो विकास और अधिगम जो है वो एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निचली कक्षाओं में शिक्षक की खेला पद्धति मूल रूप से आधारित होती है। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी, सेकंड वीडियो देखी होगी तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर। ऑप्शन दो शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के आधार पर, वृद्धि व विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर। या ऑप्शन चार शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर। तो दोस्तों, इसका सही जवाब जो है वो है थर्ड ऑप्शन, विकास व वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर शिक्षण की खेला पद्धति अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों, ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है कि सत्य असत्य वाला जो क्वेश्चन आएगा उसको आप दो बार कम से कम पढ़ लें। आपके ऑप्शन देखते हैं। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। ऑप्शन दो खेलना संज्ञान व सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। ऑप्शन थ्री शिक्षक द्वारा
प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, या ऑप्शन 4 विकास व सीखना सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से अप्रभावित रहता है। तो दोस्तों, जो विकास है या सीखना है वो सामाजिक सांस्कृतिक से प्रभावित होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा है। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, ये भी गलत है, क्योंकि ये बाधक नहीं है, ये संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देता है। इसके अलावा खेलना संज्ञान व सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो सही है। इसके अलावा शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, तो यह ऑप्शन गलत है कि शिक्षार्थी जो है वो अलग अलग तरीके से सीखते हैं, और सभी शिक्षार्थी जो हैं उनकी एक यूनिक सीखने का एक तरीका होता है, सबका अलग अलग। तो आपने क्लास में कभी भी ये देखा होगा कि कुछ विद्यार्थी को कोई एक लैंग्वेज या एक टाइप से कोई अध्यापक पढ़ा रहा है तो वो समझ में नहीं आता, और अगर वही चीज़ जो है वो दूसरे तरीके से समझाता है तो वो समझ में आ जाता है। तो शिक्षार्थी जो है वो सारे अलग अलग तरीके से सीखते हैं, उनका कोई निश्चित तरीका नहीं होता। तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वह ये कथन सत्य है, खेलना संज्ञान व सामाजिक दक्षता के लिए काफ़ी ज़्यादा सार्थक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है? आनुवांशिकता, शारीरिक कारक, बुद्धि, या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आनुवांशिकता जो माता पिता से आता है, शारीरिक कारक हमारे शरीर से ही आता है, और बुद्धि भी हमारे दिमाग का एक पार्ट है। यानी ये तीनों आंतरिक कारक से जुड़े हुए हैं, यानी हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास एक क्रमिक व मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किसने बोला था? स्किनर, अरस्तू, थॉर्नडाइक, या हरलॉक? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है स्किनर ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को, फिर हाथ और अंगुलियों को और एक साथ चलाना सीखता है? आपके ऑप्शन है एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 परस्पर संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन 3 एकरूपता का सिद्धांत, या ऑप्शन 4 निरंतरता का सिद्धांत? तो दोस्तों, ये एकीकरण का सिद्धांत है कि पहले जो बालक होता है पूरे हाथ को चलाना सीखता है, फिर उसके बाद उंगलियों को चलाना सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक। दोस्तों, ये जो हमने पिछला क्वेश्चन करा था, दो क्वेश्चन छोड़ के, वो थे आंतरिक कारक, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक। अब ये बाह्य कारक की बात करते हैं। आर्थिक स्थिति, जीवन की घटनाएं, सामाजिक स्थिति, या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों, इसका भी जवाब जो है, क्योंकि आर्थिक स्थिति ये भी बाहरी कारक है, जीवन की घटनाएं भी बाहरी कारक है, और सामाजिक स्थिति भी बाहरी कारक है। तो यानी हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किसके लिए किया जाता है? विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए, ऑप्शन 2 प्राथमिक शिक्षक के लिए, ऑप्शन 3 माध्यमिक शिक्षक के लिए, या ऑप्शन 4 सभी के लिए? तो दोस्तों, अगर हम बात करें बाल मनोविज्ञान, बाल बाल मनोविज्ञान का मतलब है जो बालक जो है जन्म से बाल्यावस्था तक के मनोविज्ञान को सीखता है, वो होता है बाल मनोविज्ञान। तो ये जो है बेसिक जो स्कूल्स हैं, बेसिक प्राइमरी टीचर, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सहायक होता है। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वाइगॉत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? सामाजिक अनुक्रिया, स्कीमास का समायोजन, संतुलन, या उद्दीपन अनुक्रिया युग्मनन? तो इसका सही जवाब है दोस्तों सामाजिक अन्योन्क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? यह रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया होती है, विकास रेखीय होता है, विकास की दर समान नहीं होती, ये विकास सभी प्रक्रिया भिन्न भिन्न होती हैं? तो दोस्तों, इसका जो विकास का जो सिद्धांत है वो उसका है ऑप्शन 3 कि सभी की विकास दर एक समान नहीं होती, उसकी दर जो है किसी में कम किसी में ज़्यादा होती है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस चैप्टर का कि बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है जन्म से लेके बाल्यावस्था तक का अध्ययन किया जाता है इसके अंदर।
दोस्तों ये जो हमने एमसीक्यूज करे ये हमारे सेकंड चैप्टर के थे। अब हम थर्ड चैप्टर की थ्योरी पर आते हैं। दोस्तों हमारे थर्ड चैप्टर जो है वो है आनुवांशिकता व वातावरण का प्रभाव, जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट। इसके बारे में हम बात करेंगे। चैप्टर 3, आनुवांशिकता का अर्थ होता है मीनिंग ऑफ हेरिडिटी। आनुवांशिकता या वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण को आनुवांशिकता या वंशानुगत कहते हैं। यानी कुछ ऐसे गुण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं, उसी को ही आनुवांशिकता या वंशानुगत कहा जाता है, हेरिडिटी। आनुवांशिकता के माध्यम से शारीरिक, मानसिक व शारीरिक गुणों का स्थानांतरण बालकों में होता है। यानी माता पिता से ही आनुवांशिकता के ही माध्यम से शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ये सब बच्चे पे निर्भर करता है और कुछ जो गुण हैं वो माता पिता से हमें मिले होते हैं। इसके बाद आनुवांशिकता के प्रभाव की बात करें तो आनुवांशिकता का प्रभाव अलग अलग लक्षणों पर अलग अलग पड़ता है। जैसे शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, बुद्धि पर प्रभाव, चरित्र पर प्रभाव। ये इसके अलावा शारीरिक लक्षणों के प्रभाव के अगर हम बारे में हम बात करें तो बालक के रंग रूप, आकार, शारीरिक गठन आदि पर आनुवांशिक गुणों का विशेष प्रभाव होता है। इसके अलावा जो भी लक्षण हमें दिखाई देते हैं या प्रदर्शित होते हैं उन्हें समलक्षणी कहते हैं। इसके बाद बुद्धि पर कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं, बुद्धि पर कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पहला है कि बुद्धि को अधिगम की योग्यता, समायोजन योग्यता, निर्णय लेने की क्षमता आदि के रूप में भी देखा जा सकता है। इसके अलावा जिस बालक के सीखने की गति अधिक होती है उसका मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है। इसके अलावा मंद बुद्धि माता पिता के बच्चे मंद बुद्धि व तीव्र माता पिता के बच्चे तीव्र बुद्धि वाले होते हैं। लेकिन कई मामलों में ये जो हमारा ये तर्क है ये गलत भी साबित हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वातावरण का अर्थ व परिभाषा के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। एनवायरनमेंट क्या होता है? तो वातावरण का अर्थ है पर्यावरण, यानी हमारे आसपास के प्रत्येक वस्तु मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। एनास्टेसी के अनुसार पर्यावरण वह हर चीज़ है जो व्यक्ति के जीवन के अलावा उसे प्रभावित करती है। इसके अलावा मानव विकास में जितना योगदान आनुवांशिकता का है उतना ही वातावरण का भी है। वातावरण के कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं? शारीरिक अंतर का प्रभाव, प्रजाति श्रेष्ठता का प्रभाव, व्यक्तित्व का प्रभाव। दोस्तों अगर हम शारीरिक अंतर का प्रभाव देखें तो जो दिल्ली में पैदा हुआ व्यक्ति है उसका शारीरिक रंग रूप, उसका शरीर का आकार अलग तरीके का होगा, और जो पहाड़ी इलाकों में पैदा हुआ है, बर्फीले इलाकों में पैदा हुआ है, उनका जो शारीरिक रंग रूप और उनका हाइट वगैरह है वो अलग तरीके का होता है। इसके बारे में डिटेल से हम बात करते हैं। इसके अलावा मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है और बालक के बहुमुखी विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। वातावरण संबंधी कारक के बारे में हम बात करें तो वातावरण एक बहुआयामी संकल्पना है और ये व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करती है। इसके अंदर भौतिक कारक, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक और सांस्कृतिक कारक आते हैं। इसके अलावा यह हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके सारे कारकों के बारे में बात कर ली, लेकिन इसके थोड़े वातावरण के प्रभाव के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो वातावरण में जो हमने शारीरिक अंतर का प्रभाव देखा, इसके अलावा प्रजाति श्रेष्ठता का प्रभाव। इसका मतलब है कि एक प्रजाति यानी एक जो मनुष्य की स्पीसीज है, जैसे अमेरिका का व्यक्ति जो है उसकी श्रेष्ठता अलग तरीके का प्रभाव डालती है, और भारत का कोई व्यक्ति या किसी और देश का व्यक्ति जो है वो अलग तरीके का रहन सहन, उसका पहनावा, ये सब होता है। इसके अलावा व्यक्तित्व का प्रभाव, यानी व्यक्ति जो है जिस वातावरण में रह रहा है, जिस तरीके के लोगों से मिल रहा है, उसी तरीके का वो बर्ताव करता है दूसरों से। तो ये होता है व्यक्तित्व का प्रभाव। दोस्तों हमारी थ्योरी ख़त्म हो गई है, हम एमसीक्यूज करते लेते हैं। आप एमसीक्यूज पे आ जाते हैं। हम अपने पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है,
मानव व्यक्तित्व का परिणाम है केवल आनुवंशिकता का पालन पोषण व शिक्षा का, आनुवंशिकता व वातावरण की अंतःक्रिया का, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है आनुवंशिकता व वातावरण की अंतःक्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन किसका है? वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन किसने बोला था? वुडवर्थ, रॉस, एनास्टसी या थॉर्नडाइक? तो दोस्तों ये कथन जो है वो रॉस ने बोला था, तो हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? जैविकीय विशेषता वाले वंशानुक्रम सूचनाएं, एक व्यक्ति की मूल सामाजिक वृत्ति, भौतिक व सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, जैविकीय विशेषताएं और वंशानुक्रम सूचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आनुवांशिकता व वातावरण परस्पर संबंधित है, निर्भर, पूरक, सहयोगी या उपरोक्त सभी? तो आनुवांशिकता और वातावरण क्या है? आपस में निर्भर भी हैं, पूरक भी हैं और सहयोगी भी हैं। तो यानी हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही बैठ रहा है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? वंश, वंशानुक्रम, वातावरण या पर्यावरण? तो दोस्तों इसके जब हमने डेफिनेशन ही पढ़ी थी कि वंशानुक्रम किसे कहते हैं, तो वही होता है माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण को हम वंशानुक्रम कहते हैं। तो यानी हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चे उसी वातावरण में सीखते हैं जहाँ ऑप्शन 1 उनके अनुभव व भावनाओं को उचित स्थान मिले, ऑप्शन 2 उन्हें खेलने कूदने का मौका मिले, ऑप्शन 3 उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, या वहाँ पे कड़ा अनुशासन हो। तो दोस्तों इसका सही जवाब है कि बच्चे उसी वातावरण में सीखते हैं जहाँ उनके अनुभव और भावनाओं को उचित स्थान मिलता है। तो यानी हमें यहाँ पे ऑप्शन 1 सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता प्रदर्शित करती है, उसके माता पिता भी खिलाड़ी हैं, तो उसे प्रतिदिन प्रशिक्षण के लिए भेजते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का प्रभाव है। किसका? वृद्धि और विकास, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता, या अनुवांशिकता और पर्यावरण? तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन 4, अनुवांशिकता और पर्यावरण का परिणाम है। कैसे है? क्योंकि ये जो है असाधारण योग्यता, क्योंकि माता पिता भी खिलाड़ी हैं तो वो अनुवांशिकता हो गया, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा खेलती है। ठीक है, तो वो भी बहुत अच्छा खेलती है, इसी वजह से ये आनुवंशिकता का परिणाम है। और प्रशिक्षण के लिए माता पिता भेजते हैं तो ये पर्यावरण का भी परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विकास की वर्तमान विचारधारा में निम्नलिखित में से किसका महत्व है? केवल प्रकृति, केवल पोषण, प्रकृति और पोषण दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, प्रकृति और पोषण दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है सिर्फ माता से, सिर्फ पिता से, माता पिता दोनों से, या माता पिता व उनके पूर्वजों से? दोस्तों आंशिक आनुवांशिक गुणों का जो स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है वह है माता पिता व उनके पूर्वजों से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं जिसके कारण शिक्षण प्रणाली में जटिलता आ रही है। इसके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? दूषित परिवेश, दूषित सामाजिक वातावरण, दूषित वंशानुक्रम, या उपरोक्त सभी? दोस्तों इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बालक को जो मूल प्रवृत्तियां डैश से प्राप्त होता है और उनका विकास डैश में होता है? वातावरण, वंशानुक्रम, वंशानुक्रम वातावरण, समाज परिवार, या परिवार व विद्यालय? तो दोस्तों जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो हमारे वंशानुक्रम से आती हैं, और जो उनका विकास होता है वो हमारे वातावरण में होता है। तो यानी हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बालक के शारीरिक लक्षण प्रभावित होते हैं केवल डीएनए से, पिता के, केवल माता के डीएनए से, माता पिता के डीएनए से, या किसी से भी नहीं? तो दोस्तों बालक के जो शारीरिक लक्षण होते हैं वो माता पिता के डीएनए से मिक्स होके बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रत्येक छात्र स्वयं में विशिष्ट है, इस तथ्य का प्रमुख कारण क्या है? भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, वंशानुक्रम, या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों प्रत्येक छात्र दूसरे से अलग है, तो इसके
चारों कारण सही हैं, भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण और वंशानुक्रम। यानी हमारा यहाँ पे ऑप्शन 4 सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि डैश और डैश की अंतःक्रिया के द्वारा होती है। आनुवंशिकता और वातावरण, माता पिता का व्यवहार, शिक्षक अभिभावक का व्यवहार, या मित्रों और भाई बहनों के व्यवहार। तो संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि जो है वो आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा होती है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को भी दबा लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ये लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। बालक के सम्यक विकास के लिए, संपूर्ण विकास के लिए निम्नलिखित में से किनका संयोग सर्वाधिक अनिवार्य होता है? ऑप्शन 1 उसके विद्यालय और परिवार, वंशानुक्रम तथा वातावरण, उसके परिवार व समाज, या उसके समाज व राष्ट्र। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण से। तो दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।